तो मैम सबसे पहला प्रोजेक्ट कौन सा था और अनुभव कैसा रहा? जो कचरा या जो भी सब्जियां बचती है लास्ट में उनसे मैन्योर खाद बनाने का एक प्रोजेक्ट वहाँ पे डाली। इस सफर में कोई ऐसी घटना जो आपको आज भी भावुक कर देती है? बेलगाम से 15 से 20 किलोमीटर दूरी पर एक गांव है, तो जिस जगह पे या जिस घर में रह रहे हैं वो उनके अपने नहीं है, तो कब कोई आके उनको बेघर करेगा इसका कोई अंदाजा नहीं। आप जो कह रही है वो आज के 21st सेंचुरी में मुमकिन है? हाँ, हमने आंखों से देखा है और दिल तक छू गया है ये चीज। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अमृता बजाज। स्वागत करती हूँ आपका इस पॉडकास्ट में जिसका नाम है नवरात्र के 9 रंग स्त्री शक्ति के संग। कहते हैं अंधेरे को कोसने से अच्छा है एक छोटा सा दिया जलाया जाए। जी हाँ, आज हमारे साथ एक ऐसी ही महिला जो शिक्षा का छोटा सा दीपक जलाकर न सिर्फ जरूरतमंद बच्चों के जीवन का अंधकार दूर कर रही है, बल्कि समाज के कई क्षेत्रों में बदलाव लाने का प्रयास भी कर रही है। वो गृहिणी होते हुए भी समाज की सच्ची सेविका है और उनकी जीवन यात्रा हम सबके लिए प्रेरणा है। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की खास बातचीत आज के खास मेहमान के साथ, श्रीमती निरिमा जी झंवर। नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले थैंक यू फॉर मुझे आप बुलाने के लिए और ये मौका देने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। तो सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे और आपकी समाज कार्य की यात्रा कहाँ से और कैसे शुरू हुई, इसके बारे में। मैं पूना से हूँ। बीकॉम तक की पढ़ाई पूरी की है। उसके बाद 1990 में यहाँ के विष्णु जी झंवर बेलगाम के, उनसे मेरी शादी हुई, तब से मैं बेलगाम वासी हूँ। हाँ, आपने बोला मैं समाज सेवा कर रही हूँ। मुझे नहीं लगता है मैं कोई खास सामाजिक कार्य कर रही हूँ करके। मैं वही करती हूँ जो मुझे लगता है कि जनहित के लिए मुझे करना चाहिए, जिससे समाज का कुछ भला हो या समाज में कोई मैं पॉजिटिव परिवर्तन ला सकूं। बहुत खूब। तो मैम सबसे पहला प्रोजेक्ट कौन सा था और अनुभव कैसा रहा? सबसे पहले मुझे था 28-29 साल पहले। मैं जब यहाँ शादी करके आई थी, मेरी शादी को तो 35 साल हुए, पर तब से जब देखा कि यहाँ अ, रास्ते पे लोग सब्जियां बेच रहे हैं, रास्ता ब्लॉक हो रहा है, ट्रैफिक को इतना सारा प्रॉब्लम हो रहा है, जो दुकानदार शॉप वाले हैं उनके पास जाने के लोगों को रास्ता ढूंढना पड़ रहा है उसमें से। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जाते वक़्त जो वो कचरा वहाँ छोड़ के जा रहे थे सब्जियों का, उससे इतनी ज़्यादा दुर्गंध फैल रही थी और बहुत ज़्यादा गंदगी फैल रही थी। और इस पे कोई काम नहीं कर रहा था ऐसे मुझे लग रहा था। तो मैंने सोचा मैं मेरी तरफ से कुछ करूँ। मैं लोगों से मिली, इसके बारे में पूछताछ की कि ऐसे क्यों है यहाँ का सब माहौल। तो पता चला कि हम शाहपुर में रहते हैं, तो पता चला कि दाने गली में उनके लिए एक प्रॉपर जगह ऑलरेडी कॉर्पोरेशन की ओर से उनको दी गई है। फिर मैंने इन सबको इकट्ठा करने की कोशिश की और उनके सामने प्रस्ताव रखा कि उनके लिए एक बैठने की प्रॉपर व्यवस्था हो। वहाँ उनके लिए टॉयलेट फैसिलिटीज़ भी रहे और जो कचरा या जो भी सब्जियां बचती है लास्ट में उनसे मैन्योर खाद बनाने का एक प्रोजेक्ट वहाँ पे डाले। ऐसा प्रस्ताव उनके सामने मैंने रखा था। तो यही सबसे बड़ा पहला प्रोजेक्ट था मेरा। तो इसमें कितनी सफलता मिली आप? मुझे इसमें असफलता मिली। अभी तक आप देख रहे होंगे सेम पोजीशन अभी वैसी की वैसी है। तो मैं इसमें नहीं कुछ कर पाई खास। बहुत ही खूब मैम, आपने असफलता भी हमारे साथ शेयर किया, इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। तो मैम हमने सुना है कि ज़रूरतमंद बच्चों के लिए आप क्लासेस लेती हैं। ये विचार आपके मन में कैसे आया और कौन सा मोड़ था जब लगा कि मुझे ये कार्य करना चाहिए? हाँ, एक बार मेरी बेटी हमारे काम वालियों के बच्चों की बुक्स देख रही थी। तो उसने देखा कि एक ही पेज पे एक वर्ड का स्पेलिंग 3 जगह आया था और तीनों बार उसने अलग-अलग लिखा था।
और उसको पूरे मार्क्स मिले थे, तो वो तो खुश था। फिर वो बेटी ने मुझे बताया कि मम्मी ये क्या है, मतलब ये गलत होके हुए भी उसको मार्क्स मिले हैं, वो तो खुश है आज। तो फिर हमने उसको और थोड़े से क्वेश्चन पूछे, घड़ी के बारे में पूछा, टाइमिंग कैसा, गिनती लगानी चाहिए कैसे, थोड़े बहुत व्यवहारिक ज्ञान के हिसाब से गणित के मतलब मैथ्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे, सब्जी लाने जाएगा ऐसे करेगा तो कैसे हो, पर उसको वो आंसर्स नहीं आए देना। तो ऐसे लगा कि ये बच्चे अभी के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में कैसे टिक टिक पाएंगे। पाएंगे। और इसी ख्याल ने मुझे उनके स्कूल तक जाने को मजबूर किया। पर जब मैं स्कूल पहुंची तब वहाँ का जो माहौल मैंने देखा कि एक ही टीचर 3-3 कक्षा के क्लास एक ही क्लासरूम में ले रही है। तो उसके ऊपर उँगली उठाना मुझे सही नहीं लगा। बाकी की जो स्कूल की हालत यानी इंफ्रास्ट्रक्चर था वो भी कोई ख़ास नहीं था। टीचर से सिर्फ बात की तो मालूम पड़ा कि हर कक्षा के बहुत ही कम बच्चे हैं, तो हर एक इसके लिए अलग क्ला टीचर रखना उनको पॉसिबल नहीं था। गवर्नमेंट से भी उतनी एड नहीं आ रही थी उनको। तो ये सब प्रॉब्लम्स देखने के बाद पर ये बच्चों के लिए मन में था कि कुछ तो अपने को करना चाहिए। और इस ख़्याल ने हम दोनों के मन में एक जगह कर ली और इसी से हमने उड़ान क्लासेस शुरू करने की प्रेरणा मिली। हमने वहाँ उड़ान शुरू किया। बहुत ही खूब। हम यूजुअली क्या कैसे करते हैं कि दूसरों को दोष देते रहते हैं। आपने वो नोटिस किया और उस पे बदलाव लाने की कोशिश की। बहुत ही खूब। तो नीलिमा जी, हम आप ही की एक संगठन के बारे में बात करेंगे, आकार। इसकी स्थापना कैसे हुई और किस तरह इसकी नींव रखी गई? हाँ, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि हमने मेरी और बेटी ने मिलके उड़ान की शुरुआत की थी। पर उड़ान क्लासेस हम दोनों ही ले रहे थे, तो वीकली ट्वाइस हम लेते थे और सिर्फ लड़कियों तक सीमित रखा था। पर जैसे-जैसे लड़कियों में इम्प्रूवमेंट देखा, तो एक अच्छा लगने लग गया और उनके माँ-बाप की तरफ से भी थोड़ा-सा बोलने लगे कि हमारे बच्चों को आप लड़कों को भी क्यों नहीं लेते हो क्लास में, उनको भी सिखाओ। पर दोनों के लिए पॉसिबल नहीं था। फिर मैंने ये प्रस्ताव मेरे सहेलियों के सामने रखा, जो समाज के लिए कुछ करने के लिए बहुत तत्पर थी। तो और उनको ये मेरा प्रस्ताव सुझाव अच्छा लगा, तो वो मुझे सब जुड़ गई और हम 11 सहेलियों ने मिलके आकार का आकार की नींव रखी। अ, आकार में भी हम क्लासेस लेते हैं। ये अभी वीकली 5 दिन चलते हैं क्लासेस और अभी तक बहुत अच्छे से चल रहे हैं क्लासेस इतने सालों से। क्लासेस में हम उनको बेसिक मैथ्स, इंग्लिश, योगा, म्यूज़िक, आर्ट एंड क्राफ्ट, लाइफ स्किल्स और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम उनको जीवन की सच्चाइयाँ और मूल्यों के बारे में सिखाते हैं। ये जीवन की सच्चाइयाँ, इसको थोड़ा-सा विस्तार से बताइए। हाँ, अभी का ज़माना किस ओर जा रहा है अपने सबको ही पता है। बच्चों को इसकी समझ आना, क्या सही है, क्या गलत है, कैसे पहचानना है, इसके ऊपर हम उनको थोड़ा-सा बताते हैं। गलत आदतों से कैसे बचना है और अभी जो डिजिटल वर्ल्ड चल रहा है, उनके जितने फ़ायदे हैं उतने उससे ज़्यादा कई नुकसान भी है। तो उनका सही इस्तेमाल बच्चों में कैसे करना चाहिए और उस उनके फ्यूचर के लिए वो कैसे लाभदायी रहेगा, इस पे भी हम उनको सिखाते हैं। बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। समाज में और किन क्षेत्रों में आप बदलाव लाने की कोशिश कर रही हैं? आज की सबसे बड़ी जो समस्या है हम जो पूरा विश्व झेल रहा है, कचरा, गंदगी, पॉल्यूशन और इसका सबसे प्रमुख कारण क्या है तो प्लास्टिक। ये हम सब जानते हैं, पर अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतना उसका यूज़ हो रहा है, अपने को उसकी आदत सी लग चुकी है। हम आकार की ओर से रोड शोज़ कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों तक पहुँचा रहे हैं कि कैसे इस प्लास्टिक का यूज़ हम कम करें और उसकी जगह पे अपन क्या दूसरी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं।
इसके ऊपर हम लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और आकार इसके लिए अलग-अलग चीज़ें बनाता है। जैसे एक हम कटलरी पाउच बनाते हैं, जिसमें अपन स्पून और ये सब साथ में लेके चले, ताकि बाहर अपने को यूज़ करना ना, ये प्लास्टिक के स्पून्स यूज़ नहीं करने हैं अपने को। और उसके साथ हम एक नैपकिन भी रख सकते हैं, ताकि अपन टिश्यूज़ यूज़ ना करें। और ये उसका अपना पर्यावरण के लिए भी बहुत हेल्प होगा, क्योंकि वृक्ष की कटिंग कम होगी। तो ये सब चीज़ें करते हैं। और हम बहुत सबको हरदम स्मार्ट और इको फ्रेंडली आइडिया है। हाँ। और मैं बहुत खुश हूँ आपको बताने में कि बैंगलोर की 2 बड़े कंपनीज़ ने हमसे ये कटलरी किट्स लिए, और उनके पूरे स्टाफ में उन्होंने गिफ्ट की और दिए, और उन्होंने बहुत एप्रिशिएट किया ये चीज़ को। वेरी नाइस। हाँ। तो मैं हरदम साथ में लेके आती हूँ। और हम और भी लोगों को ये भी बोलना चाहते हैं कि ये ऐसा वाला कटलरी किट है, जिसमें स्पून, नैपकिन, स्ट्रॉ, फोर्क सब कुछ खुद का है। लेके अपन साथ में चलेंगे तो बाहर का यूज़ नहीं करना पड़े। और एक छोटी बॉटल हरदम साथ में रखती हूँ, ताकि Free of बाहर से plastic. अपने को मिनरल वाटर नहीं खरीदना पड़े। तो ये चीज़ें आकार करता है। उसके अलावा कपड़ों के थैलियाँ बनाते हैं, ताकि वो भी आप साथ में रखो। जब भी अगर आप शॉपिंग को जाए तो खुद की थैली यूज़ कर सकते हो आप उसके लिए। अ, बाकी पुराने कपड़ों से और साड़ियों से हम दोहर बनाते हैं। और जो ज़रूरतमंद लोग हैं जो रास्ते पे सो रहे हैं, या जिनके पास ये सब अवेलेबल नहीं है, उनको हम उन तक हम ये पहुँचाने की कोशिश करते हैं। हाँ, और सबसे बड़ी बात बोलना रह गई, तो वो है कि हम लोग जो कॉमन समस्या बेलगाँव की जनता फेस कर रही है, उनके ऊपर गौर कर रहे हैं, उनके ऊपर सॉल्यूशंस ढूँढे हैं, और वो सॉल्यूशन के साथ, प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन के साथ लेटर्स कॉर्पोरेशन ऑफिस या जो भी अथॉरिटीज़ रिस्पॉन्सिबल है ये चीज़ों के लिए, उन तक पहुँचाने का प्रयास आकार करती रहती है। बहुत ही अच्छा। इस सफर में कोई ऐसी घटना जो आपको आज भी भावुक कर देती है? हाँ, बहुत सारी घटनाएँ हैं, पर मैं स्पेशली वो बोलना चाहूँगी। अब बेलगाम से 15 से 20 किलोमीटर दूरी पर एक गाँव है, जहाँ हमारी आकार की टीम ने विज़िट किया था। वहाँ जाने के बाद पता चला कि अ, अभी 21वीं सदी में हम रह रहे हैं, पर वहाँ तक अभी तक बिजली भी नहीं पहुँची है। और वो लोगों की कोई आइडेंटिटी नहीं है। उनके पास आधार कार्ड नहीं है, और वो जिस घर में रह रहे हैं, उन्होंने घर तो बांधे हैं, वो जिस जगह पे या जिस घर में रह रहे हैं, वो उनके अपने नहीं हैं। तो कब कोई आके उनको बेघर करेगा, इसका कोई अंदाज़ा नहीं। आप जो कह रही है वो आज के 21st सेंचुरी में मुमकिन है? हाँ, हमने आँखों से देखा है, और दिल तक छू गया है ये चीज़। तो ये देखने का, और ऐसे लगा कि हमारा देश तरक्कियों की बुलंदी को छू रहा है, यस। और कहीं हमारे हाथ से कोई एक छोटा-सा समाज का हिस्सा पीछे छूट रहा है। मतलब ऐसा कह सकते हैं एक तरफ देश चाँद पे पहुँच रहा है हाँ, और दूसरी ओर हम पड़ोस तक की भी खबर नहीं है खबर हमें। नहीं है। और हम, मतलब ये जब हमने विज़िट किया, उसके बाद और भी मालूम पड़ा कि ऐसे और भी कितने कस्बे हैं, जहाँ तक लोग मतलब अपने पहुँच नहीं पाए हैं। उनको एक आइडेंटिटी की बहुत ज़रूरत है, नहीं तो उनकी आगे की जनरेशन भी ऐसे ही इसमें सफ़र करेगी। तो इस सब का ज़िम्मेदार कौन है? किसी एक को अपन ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। मुझे लगता है सबको मिलके, जो कंसर्न अथॉरिटीज़ है, उन्होंने भी इस पे ध्यान देना चाहिए, और समाज ने भी अपनी तरफ से उनके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, और हम सबको मिलके
उनको अपने साथ लेके चलना चाहिए। ये मेरी सबसे ही गुजारिश है कि ऐसा होना चाहिए। एक दिन हम होंगे कामयाब। हाँ, होंगे कामयाब। तो ये जो सफ़र है आपका, लगभग 30 सालों का ये सफ़र है। तो इस सफ़र में कौन सबसे ज़्यादा आपको प्रेरित किया? मैं बचपन से मेरे पापा को समाज कार्य मतलब सामाजिक कार्य में देखती थी, वो हरदम कुछ ना कुछ करते थे और उनकी बातें मुझे बहुत ज़हन तक पहुँच चुकी है, क्योंकि वो हरदम बोलते थे कि हमारी जो भी आइडेंटिटी है, हम जो भी हैं, ये समाज की वजह से है। तो अपनी ज़िम्मेदारी बनती है कि अपन समाज को वापस कुछ दें। और ये दिमाग में उन्होंने पहले बचपन से ही हमारे डाल दिया था। और जैसे-जैसे अपन बड़े होते हैं समस्याएँ देखते हैं, कुछ करने का चाह तो हरदम ही थी और फिर रास्ते मिलते गए हैं। फिर ये क्लासेस शुरू किए। ऐसे लगा कि अपन अपनी ज़िम्मेदारी इस तरह निभा सकते हैं तो क्यों ना शुरू करें। और इसमें घरवालों का साथ सबसे इम्पोर्टेंट है। मुझे बहुत ही सपोर्ट मिला है मेरे फैमिली से, तो मैं हरदम उनकी ऋणी रहूँगी। उसके साथ-साथ मेरी सहेलियाँ जो मुझसे जुड़ी, जिन्होंने मुझ पे विश्वास दिखाया और ये संगठन हमें बनाने को मदद की, तो उनका भी मैं उनसे उससे मेरा आत्मविश्वास बहुत बढ़ा है। तो मैं सबको ही थैंक यू बोलना चाहूँगी। आज की युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेगी, जो समाज सेवा में आ रही है? हाँ, बहुत अच्छा है अगर बच्चे समाज सेवा मतलब युवा पीढ़ी समाज सेवा में आ रही है और आनी भी चाहिए। हर एक ने अपना थोड़ा तो समय समाज सेवा के लिए देना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। क्योंकि कभी-कभी मतलब मुझे लगता है बच्चों मतलब युवा पीढ़ी अगर जो कोई समस्या आपको दिखती है या कोई त्रुटि आपको लगती है कि ये सुधारना चाहिए, तो उसको नज़रअंदाज मत करो। उस पे गौर करो, उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करो और उस पे ऊपर काम करो। तभी जाके प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। क्योंकि सिर्फ़ दूसरों को नाम रखना बहुत आसान है। उसके लिए अपन अपनी तरफ से क्या कर रहे हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और युवा पीढ़ी के पास तो अभी तो सोशल मीडिया की इतनी बड़ी ताकत है, तो उनके लिए ये काम करना और भी आसान है। तो मैं तो वही कहना चाहूँगी कि सभी युवाओं को कि आपका भविष्य उज्ज्वल करना है तो देश का भविष्य भी उज्ज्वल कीजिए। महिलाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? महिलाओं के लिए सिर्फ़ यही बोलूँगी कि उनको ज़रूरी नहीं है कि हर एक को बाहर निकल के ही कोई समाज कार्य करना है। वो घर के भीतर रह के भी कुछ न कुछ कर ही सकती है। जैसे वो अपने घर में जो काम वालियों के बच्चे हों या और भी कोई है या काम वालियों को भी सिखाने की कोशिश कर सकते हैं। आपके आस-पास के पड़ोस में क्या हो रहा है, उसके ऊपर भी अगर गौर करके उसमें भी कोई अगर आप चेंजेस ला सकते हो, तो वो भी एक समाज कार्य ही होगा। तो मुझे लगता है हर एक ने अपनी तरफ से एक छोटा कदम उठाना ज़रूरी है। अपनी ओर से कुछ करना चाहिए। तो चलिए नीलिमा जी, अब कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन पूछूंगी आपको। एक किताब या मूवी, हुँ। नायक आपका ड्रीम प्रोजेक्ट। अ, ग्रीन इंडिया, क्लीन इंडिया, अगर कोई एक चीज आपको बदलनी हो तो वो क्या होगी? लोगों की मेंटालिटी। समाज सेवा आपके लिए क्या है? कार्य, जुनून, कर्तव्य? मेरे लिए तो जुनून है और कर्तव्य पूरा करने के लिए काम करना ज़रूरी है। मतलब कर्तव्य, जुनून के साथ कर्तव्य कर्तव्य निभाना है। निभाना है। ओके। इस क्षेत्र में सबसे बड़ी गलतफहमी? मेरे अकेले से क्या होगा? ये ऐसा ही चलता आया है। मेरे एक नहीं करने से या करने से कुछ होगा नहीं। ये सबसे बड़ी गलतफ़हमी है। आपको आपका कार्य करना है, उसके फल की चिंता मत करो। फल मिलेगा ही, एक छोटा-सा छोटा कदम आप कोई बड़ा परिवर्तन लाने में मदद कर सकता है। जैसे आपको एक कहानी तो मालूम होगी, वो आपने मछली की कहानी सुनी है एक छोटे बच्चे की? तो एक बच्चा था जो सागर तट पे समुद्र के तट पे
खड़ा था और जैसे जैसे लहरें आ रही थी, कितने मछलियां बाहर लहरों के साथ आ रही थी, अरे तो वो उठा उठा के जितना उसको हो रहा था उस वापस वो पानी की ओर फेंक रहा था। दूर से एक बुजुर्ग आदमी उनको उसको बहुत देर तक देख रहा था, फिर उसको लगा ये क्या कर रहा है, तो वो पास में गया और बच्चे को पूछा उसने कि बच्चे तू क्या कर रहा है, कितनी देर तू ये करेगा, कितनी मछलियों को वापस फेंकेगा। तो बच्चे ने जो जवाब दिया कि मैं मेरा काम कर रहा हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता है पर उस मछली को जरूर फर्क पड़ता है। तो ये ऐसा ही है, अपने करने से अगर किसी एक का भी कोई फायदा होता है तो वही अच्छा है। तो अपनी तरफ से काम प्रयास करते रहने चाहिए, आपको आपके जैसे लोग और मिलते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे और सफल होते जाओ। बहुत ही खूब। तो आज की बातचीत से हमने यही सीखा है कि बदलाव लाने के लिए कोई बड़ी ताकत की जरूरत नहीं होती। एक सच्ची नीयत और छोटा सा कदम भी कई जिंदगियों को रोशन कर सकता है। हम दिल से धन्यवाद करते हैं नीलिमा जी झंवर का, जिन्होंने आज अपना अनुभव हमारे साथ साझा किया और हमें ये सोचने पर मजबूर भी किया। याद रखिए, परिवर्तन की शुरुआत हमेशा छोटे कदम से होती है। शायद आपका आज उठाया गया कदम कल किसी और की जीवन की रोशनी बन जाए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, नई प्रेरणा के साथ। आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच नीलिमा जी। थैंक यू।